नमस्ते पुनीत जैन, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका कैनरा बैंक में अकाउंट है, आपने एफडी की हुई है और आप चाहते हैं कि फॉर्म 121 फाइल कर दे ताकि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो, क्योंकि अब फॉर्म 15 जीएस तो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। तो आप उसको कैसे फाइल करेंगे? ये फॉर्म आप जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से फाइल कर सकते हैं। कुछ जरूरी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। कैनरा बैंक फॉर्म 121 आप गूगल पर ये टाइप करेंगे तो आपको ये फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। पीडीएफ फाइल है, आपको क्लिक कर देना है इस पर। तो ये ऐसे यहाँ पर ओपन होगी। इसका जो डाउनलोड लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसमें कुछ आपको पर्टिकुलर्स भरने हैं, उसके बाद आपको जो है बैंक में जाकर सबमिट करना होगा, या फिर आप जो है ऑनलाइन नेट बैंकिंग या फिर बैंकिंग ऐप, मोबाइल बैंकिंग ऐप के द्वारा भी भर सकते हैं। क्या डिटेल्स भरनी है, किस तरीके से इसमें डिटेल्स एंटर करनी है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये फॉर्म ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको ओपन करके इसमें क्या क्या फील्ड्स भरना है सब कुछ बता देता हूँ। ठीक है, आप अगर एक नॉर्मल पर्सन है तब भी आप इसको फाइल कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो भी फाइल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी है तभी फाइल करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म 15G और H। फॉर्म 15G और H जो है वो एज वाइज यहाँ पर एप्लीकेबल होते थे, लेकिन वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। 15G और H जो है वो क्राइटेरिया था एज वाइज। मैं आपको यहाँ पर क्राइटेरिया बता देता हूँ। फॉर्म 15G अगर आपकी जो है एज जो है वो 60 ईयर्स बिलो थी, ठीक है, तो 60 ईयर्स बिलो जो भी पर्सनस हैं उनके लिए यहाँ पर ये फॉर्म था। और जो भी 60 ईयर्स और अबोव, 60 और अबोव जो भी पर्सनस हैं उनके लिए ये फॉर्म था। ठीक है, अब दोनों को ही यहाँ पर ये फॉर्म सिंगल कर दिया गया है। 121 फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहाँ जो फॉर्म है ये बिल्कुल आसान सिंपल फॉर्म बनाया गया है। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, आपको एज एन एसएससी केवल पार्ट ए फिल करना है। जब आप इसको मोबाइल ऐप में देख रहे होंगे तब भी इस टाइप से डिटेल्स भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। डिटेल क्या क्या भरनी है वो मैं बता देता हूँ। जब आप ऑनलाइन फाइल कर रहे होंगे तब तो क्या है कि आपकी एप्लीकेशन आईडी के द्वारा ही, जो भी आपकी कस्टमर आईडी है उससे ये जनरेट हो रहा होगा। लेकिन जब मैनुअली सबमिट कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर या तो अपना सेविंग बैंक अकाउंट नंबर या फिर आप जो है कस्टमर आईडी मेंशन करेंगे। यहाँ फ्रंट में आप मेंशन कर दीजिएगा, या कस्टमर आईडी भी मेंशन कर सकते हैं। जो बैंकर है वो उससे आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है 121 क्या सबको फाइल करना जरूरी है? नहीं, सबको फाइल करना जरूरी नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में कवर होते हैं, क्योंकि कैटेगरी अभी भी यही रखी गई है, अगर आप 60 ईयर्स बिलो पर्सन है तो आपका अगर पूरे साल का ब्याज 50,000 रुपये तक का है तो आपको कोई भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 50,000 से ऊपर चला जाएगा तो 10% टीडीएस कटेगा अगर ये फॉर्म नहीं भरेंगे। फॉर्म भरने का मतलब है टीडीएस ना काटा जाए। अगर आपके 60 ईयर्स और अबोव है तो आपको जो है 1,00,000 रुपये तक के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, तो इनके केस में जो लिमिट है वो 50K है, यानी कि 50,000, और इसके केस में क्या है 100K, यानी कि 1,00,000 रुपए की आपको जो है लिमिट मिलने वाली है। 1,00,000 रुपए तक का अगर आपका पूरा ब्याज आ रहा है पूरे साल में, सारी एफडी के इंटरेस्ट को मिलाकर, आरडी के इंटरेस्ट को मिलाकर, तो आपको फॉर्म नहीं भरना है। उससे ऊपर जा रहा है 10% का टीडीएस कटेगा। आप चाहते हैं कि टीडीएस ना कटे तब ये फॉर्म भरना है। चलिए फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या डिटेल्स भरनी है। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ खुद का नेम मेंशन करेंगे, तो जो नेम है वो एज पर पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, थर्ड नेम इस टाइप से है तो आप पूरा जो आपके पैन में डिटेल है वही रखेंगे। अगर मिसमैच है तो पहले बैंक में डाटा अपडेट करवा ली। देन उसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस आप एज पर आधार, वोटर आईडी, जो भी आपने बैंक में कम्युनिकेशन एड्रेस दिया है उसके हिसाब से ही आपको भरना है। फिर इसके बाद यहाँ अपना खुद का पैन नंबर लिखेंगे। पैन नंबर लिखने के बाद यहाँ स्टेटस में आपको इंडिविजुअल लिखना है। जो ऐप है उसमें तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आ रहा होगा क्योंकि आपके पैन बेस है, तो पैन नंबर भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखेगा। आपको नेम, एड्रेस फिर भी आप एक बार चेक कर लें। ठीक है, यहाँ पर ये फील्ड भरने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। उसके बाद अगर कोई अदर एंटिटी है जैसे कि एचयूएफ है, फर्म है, तो वो डिटेल्स अलग होगी, उनका यहाँ पर स्टेटस उस हिसाब से चेक करना होगा। ये नोट्स भी दिए गए हैं, लास्ट में मैं नोट्स भी आपको दिखा दूंगा। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको डालना है रेजिडेंट, अगर आप एक रेजिडेंट पर्सन है। वैसे इसमें 3 कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, देन उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन है और आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, ये 2 कंडीशन अगर आप फॉलो एक साथ कर देते हैं तो आपको यस करना है। यस करने में आपको जो है 12,00,000 रुपए की लिमिट मिलेगी न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। 12,00,000 रुपए की हायर लिमिट है। और अगर आप इसको नो करते हैं तो 4,00,000 रुपए की केवल लिमिट मिलेगी। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम में ये 5,00,000 और ये 2.5 लाख। तो मैं आपको न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से बता देता हूँ, तो बाद में जब आप आईटीआर फाइल कर रहे होंगे उस टाइम पे टैक्स रिजीम चेंज हो सकती है। देन उसके बाद ईमेल आईडी लिखेंगे। तो जो भी 60 ईयर्स अबोव पर्सन है
60 ईयर्स और अबव, और रेजिडेंट इंडिविजुअल है वो यस करेंगे, उनको लिमिट 12 लाख रुपए तक की मिलेगी। और अगर आप जो है एक ऐसे पर्सन है जिसकी एज 60 ईयर्स बिलो है तो 4 लाख की लिमिट मिलेगी। इस फॉर्म की एलिजिबिलिटी के लिए आपसे टिक करवाया जा रहा है। देन उसके बाद कंट्री कोड, तो कंट्री कोड इंडिया के लिए 91, और देन यहाँ मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। बाकी आप किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो फिर वो आपको कंट्री कोड लिखना होगा। टैक्स ईयर में यहाँ लिखेंगे आप 26, 27। देन इसके बाद नेचर ऑफ इनकम में इंटरेस्ट लिखना है आपको। ये इंटरेस्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। एस्टिमेटेड इनकम तो ये ऑटोमेटिकली आ रही होगी जहां पर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे होंगे। यहाँ पर कैसे भरनी है, तो इस इंटरेस्ट से पूरे साल में आपकी कितनी इंटरेस्ट कितनी इनकम अर्न हो रही है वो एस्टिमेशन बेस आपको लिखनी है। जो भी आपकी एफडीआरडी हुई है उसके लिए आप बैंकर से भी कंफर्म कर सकते हैं कि पूरे साल का कितना आपको यहाँ इंटरेस्ट अर्निंग दिखा रहा है, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर में दिखा देता है। देन उसके बाद अगर आप पहली बार कैनरा बैंक में फाइल करने जा रहे हैं फॉर्म, इससे पहले आपने किसी में फॉर्म फाइल नहीं किया, किसी अदर बैंक में भी या सेम बैंक में भी, तो आप यहाँ नो सेलेक्ट करेंगे और आपके लिए जो नीचे वाले दो ऑप्शन है 11A और 11B में आपको कुछ नहीं लिखना, ये ब्लैंक छोड़ देने हैं, ठीक है। या आप डैश भी लगा सकते हैं। अगर आपने इससे पहले फॉर्म भरा है, सेम बैंक में भरा है या फिर किसी अदर बैंक में भरा है तो आप यस लिखेंगे। जैसे इससे पहले आप पीएनबी या एसबीआई बैंक में चले गए तो आपने जितने भी फॉर्म भरे हैं उनके नंबर पहले आपको लिखने हैं, 1, 2, 3 कितने फॉर्म आपने फाइल कर दिए हैं, उन सब फॉर्म्स को मिलाकर आपने कितनी छूट ली है, जितने भी आपके फॉर्म्स हैं इन सबको मिलाकर आपने कितनी इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी भरी हुई है उन फॉर्म्स में, तो वो टोटल आपको यहाँ बताना है। इससे जो भी टोटल आ रहा होगा, ठीक है, वो टोटल आपको यहाँ पर बताना होगा। यहाँ तो फॉर्म के नंबर लिखने हैं, फिर उसका टोटल 11B में बताना है। अब ये जो आपका कॉलम नंबर 12 है इसमें आपका टोटल आएगा, एक तो आपका 10 वाला जो इंटरेस्ट है प्लस 11B वाला। तो अगर किसी ने नो सेलेक्ट कर लिया तो फिर तो उसकी ये वाली फिगर और ये वाली फिगर सेम हो जाएगी। अगर किसी ने यस करा है तो उसको ये वाला इंटरेस्ट प्लस ये वाला जो इंटरेस्ट है इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर वैल्यू आपको लिखनी है। मैं बता रहा हूँ वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर भी आपको वैल्यू लिखनी है, उसके बाद टोटल वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है। इस वाले एग्जाम्पल में हम यहाँ ले लेते हैं 60,000, और ऑलरेडी जो आपने फॉर्म भरे हैं, सपोज करें कि आपने जो है 1 लाख रुपए के फॉर्म ऑलरेडी भर दिए हैं, इन सारों को मिलाकर मैं एग्जाम्पल में भी 1 लाख रुपीज ले लेता हूं, ठीक है। तो ये जो इस कॉलम में आपका भरा जाएगा वो आएगा 1,60,000 रुपए। बाकी जो भी आपका एक्चुअल आएगा वो आपको लिखना है इस तरीके से। ऊपर वाला एस्टिमेशन बेसिस है और नीचे वाले भी क्योंकि आपने फॉर्म भरा है एस्टिमेशन बेसिस ही भरे हैं। अगर आपने नो भरा है फिर तो आपको कुछ भी भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन उसके बाद कॉलम नंबर 13, कॉलम नंबर 13 में अब आपसे पूछा जाएगा भाई आपकी जो है साल की टोटल इनकम कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए रेफर नोट नंबर 7 दिया गया है, तो आप इसको ध्यान से भरिएगा। जो भी सीनियर सिटीजन है, 60 ईयर्स और अबव वाले पर्सन है, उनकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक की है तो भी कोई टैक्स नहीं है। प्लस अगर पेंशन वेंशन आ रही है, कोई सैलरी की इनकम है तो 75,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाती है न्यू टैक्स रिजिम में। और जो भी उससे कम वाले पर्सन है उनको 4 लाख रुपए प्लस 75,000 की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको भी मिलने वाली है, ठीक है। तो अब आपको इसको जोड़ते हुए आपकी टोटल इनकम कितनी है साल की वो आपको यहाँ बताना है कॉलम नंबर 13 में। बस इसके बाद तो फॉर्म काफ़ी आसान रह गया है। अब तो आपको इसमें डिटेल्स फाइल करनी है कि आपने पिछले 2 सालों की ITR भरी है, अगर फाइल की है तो फिर आपको इसमें डिटेल भरनी होगी, वो मैं अभी बता दूंगा। अगर फाइल नहीं करी है तो नोट एप्लीकेबल लिख दें, फिर आपको यहाँ कुछ नहीं डालना। अगर फाइल नहीं की है तो, अगर आपने फाइल की है तो आपको टैक्स ईयर लिखना होगा। तो आपका जो टैक्स ईयर है वो 23, 24 एंड 24, 25 रहने वाला है। अभी 25, 26 की ITR आई नहीं है, जैसे ही ITR आ जाएंगी फिर आपका 25, 26 चलेगा। उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ लिखेंगे और उसमें कितनी इनकम आपने भरी थी मेंशन कर देंगे। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि ITR कैसा आपको इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड करके देखनी है। ये तो आप अपने मोबाइल से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर था और रिटर्न ऑफ इनकम कितनी भरी हुई है। हो सकता है किसी दूसरे पर्सन ने फाइल की हो या आपने खुद भी अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करना है, उससे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन डिटेल्स आपके पास नहीं है, किसी और ने फाइल की तो आप उससे ले भी सकते हैं। तो अभी फिलहाल इन 2 सालों के लिए भर दीजिए। जब इसकी ITR भरी जाएगी तो लेटेस्ट 2 ईयर्स की आपको ये देने की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। फिर इन वाले डिटेल्स को आपको देना होगा 2 साल के लिए। अगर फाइल हुई है आपने एनी लिख दिया तो उसका मतलब आपने गलत डिटेल सबमिट कर दी। उसके बाद डिक्लेरेशन में यहाँ खुद का नेम लिखेंगे, तो जो एज पर पैन है वो लिखना है। देन उसके बाद पैन नंबर लिखेंगे। ये सारी डिटेल्स को आप रीड करना है, एक बार सही तरीके से रीड कर लें। यहाँ पर जो टैक्स ईयर है
वो आपका जो ये कॉलम दिया हुआ है इस पर आप जो है डैश लगाकर इस तरीके से लिख दीजिएगा। इसमें भी यहाँ पर आपको 26 27 लिखना है। उसके बाद यहाँ प्लेस लिखना है जहाँ पर भी आप सबमिट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपनी होम ब्रांच में करें, किसी भी ब्रांच में जाकर कर सकते हैं। बैंक सेम होने चाहिए, मतलब जिस भी बैंक में आपकी एफडी है तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। डेट लिखेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर तो बैंकर वेरीफाई कर सकते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में सिग्नेचर्स हैं, प्रॉपरली सही तरीके से सिग्नेचर आपको करने होंगे। खुद का नेम लिखना है। यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। पार्ट ए आपको भरने की रिक्वायरमेंट आती है। पार्ट बी जो है ये बैंकर की लायबिलिटी है, इसको बैंकर फाइल करेंगे। जो आपने ऊपर डिटेल्स दिया उसके हिसाब से फाइल होगी, और कुछ डिटेल्स तो उनके पास ये ऑलरेडी होती है क्योंकि बैंक का टैन नंबर, बैंक का एड्रेस, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इंटरनल वैसे लिखा हुआ है, इंटरनल यूज के लिए आपको कुछ नहीं करना है इसमें। दैन उसके बाद ये नोट्स हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं सारे। नेम प्रॉपर लिखना है, एड्रेस प्रॉपर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है कि आप डिक्लेरेशन सबमिट कर रहे हैं, आप एलिजिबल पर्सन है, रेजिडेंशियल स्टेटस का भी बता दिया है। जो इनकम यहाँ पर एलिजिबल है वो सारी की सारी, क्योंकि मैंने सेपरेट फॉर्म बना दिया सबके लिए, अलग अलग वीडियोज अपलोड कर दिए, अलग अलग बैंक वाइज भी कर दिए। आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, आपकी पीएफ विड्रॉल आ रहा है, उसके इसमें भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, डिविडेंड की इनकम के रिगार्डिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वो वाला पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताया है। पॉइंट नंबर 7 में प्लीज मेंशन अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड टोटल इनकम, इस साल की टोटल इनकम यानी कि 26-27 में कितनी टोटल इनकम आप अर्न कर रहे हैं वो डिटेल्स आपको देनी होगी। तो एक एटलीस्ट ये वाले पॉइंट्स एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसी पर ही कमेंट पे इसका रिप्लाई दे दूंगा। ये था लेटेस्ट वीडियो, बाकी भी काफ़ी सारे वीडियो जो आने वाले हैं। इनकम टैक्स एक्ट पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज हो चुका है, और ITR के रिगार्डिंग भी सारे वीडियो ITR 1 2 3 4 सब फाइलिंग, उसके अलावा स्पेसिफिक फाइलिंग्स के लिए भी मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।